दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आपने पार्ट नंबर 3 में सुना प्रतिभा को उसकी सास और उसका पति प्रदीप उसे बहुत परेशान करता था। दहेज को लेकर के उससे विवाद किया करता था। तो क्या प्रदीप ने अपनी पत्नी प्रतिभा को वो प्यार दे पाए, या प्रतिभा अपने पति से वो प्यार पाई या नहीं पाई? इसको सुनने के लिए पार्ट नंबर 4 में सुनते हैं। इंसान की नीयत व आदतों का कोई मापदंड नहीं होता। प्रदीप इंजीनियर का पद प्राप्त कर चुका था। पद पाते ही वह अपना अतीत विस्मृत कर चुका था। धीरे धीरे उसके मस्तिष्क में उच्च कल्पनाओं एवं अनुभवों का अभ्युदय होने लगा। जैसे खेत में अधिक बीज पड़ जाता है तो फसल अच्छी नहीं होती, उसी प्रकार प्रदीप के मन में कल्पना और भावना की अधिकता हो गई। यही एक तथ्यपरक विचार पलायन करने लगे और आसुरी भावनाएं उसके मन में रह गई। उसकी पत्नी प्रतिभा उसे भाती नहीं थी। नए सिरे से प्रताड़ना और का दौर प्रारंभ हुआ। प्रदीप रोज रोज प्रतिभा से कहता कि तुम अपने पिता से पैसा मांग कर ले आओ, मुझे मोटरसाइकिल खरीदनी है। राम प्रसाद निश्चिंत थे कि बेटी अब खुश होगी, लेकिन प्रदीप तथा उसकी माँ रोज प्रतिभा को मारते। प्रतिभा पति एवं सास की दोहरी मार पशु को की भांत सहन कर रही थी। प्रदीप तथा माँ के मन में दहेज का भूत सवार हो चुका था। प्रतिभा उसे बाधक साबित होने लगी। प्रदीप अपना अतीत भूल चुका था। उसे वर्तमान ही अच्छा लग रहा था। वर्तमान को भविष्य में प्रणीत करने के लिए प्रदीप और उसकी माँ ने प्रतिभा से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए एक भयंकर षड्यंत्र रच डाला। प्रदीप की अपनी कोई सगी बहन नहीं थी। इस कारण पराये बेटी का दुख, उसकी पीड़ा का एक एहसास ना तो प्रदीप को था और ना ही उसकी माँ को। प्रदीप ने घटना को नया रूप देने के पूर्व ही प्रतिभा को जान से मार डाला। रात में पत्नी के शव को रेलवे लाइन पर रख दिया, जिससे वह प्रमाणित हो जाए कि लड़की ने आत्महत्या कर ली है। कुछ चारित्रिक लक्षण की हवा भी प्रदीप ने गर्म कर दिया। प्रदीप अपने कार्य में सफल हो ही चुका। चूंकि प्रदीप ऐसे पद पर आसीन था कि लोगों को विश्वास भी नहीं हो रहा था कि प्रदीप कभी अपनी पत्नी को जान से मार सकता है। उसके पास पर्याप्त पैसा भी था। जो लोग टीका टिप्पणी करते, प्रदीप पैसे के बल पर उसके मुख को बंद कर देता। पैसे के बल पर पुलिस प्रशासन तथा समाज सेवी संस्थाएं भी चुप्पी साध लेती हैं। प्रशासन तथा पुलिस की देख रेख में प्रदीप ने अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार कर दिया। राम प्रसाद के दुख का ना तो कोई हल था और ना ही उपाय था। प्रतिभा की आकस्मिक मृत्यु ने उन्हें पागल बना दिया। वे कानूनी कार्रवाई करने में भी असमर्थ थे। वे गरीब थे। भगवान भी ऊपर बैठकर सब अपनी आंखों से देखता है। वह तो पैसे वाले की सुनता है, गरीबों के लिए शायद उसके दिल में कोई स्थान नहीं है। राम प्रसाद ने हिम्मत नहीं छोड़ा। जहाँ उनके अच्छे संबंध थे वे वहाँ जाते, अपनी व्यथा को सुनाते, लेकिन उनके रोने गिड़गिड़ाने से किसी को कोई परवाह नहीं था। जैसे राम प्रसाद ने ही अपनी बेटी की हत्या की हो। जिस व्यक्ति के पास पैसा नहीं होता, समाज उसकी कदर नहीं करता। जिस इंसान पर मुसीबतें आती हैं, उस इंसान से लोग बात भी करना पसंद नहीं करते, क्योंकि उसके मन में भय रहता है कहीं ये पैसा न मांगने लगे। राम प्रसाद सर्वत्र अपनी गुहार लगाकर थक से गए और पराजित जुआरी की भांति अपने घर लौट आए। राम प्रसाद जहाँ बेटी की मृत्यु से विक्षिप्त थे, वहीं रमेश भी काफ़ी दुखी था। वह बहुत छोटा था, इसलिए अपने बहन की मृत्यु ही समझ सका था, उसके आगे कुछ नहीं। उसे अपने पिता पर तरस आ रहा था। रमेश ने सोचा, मेरे पिताजी ने व्यर्थ ही में रमेश को पैसा दिया। यदि मेरे पिता ने प्रदीप को पैसा न दिया होता तो वह पढ़ न पाता, उसे नौकरी न मिलती तथा वह इंजीनियर कभी न बन पाता
और ना ही मेरी बहन को जान से मारता, लेकिन सब तो सब कुछ हो चुका है, सिवाय रोने के पश्चाताप करने के अतिरिक्त उसके पास बचा ही क्या था। रमेश में जहाँ परोपकार, दयालुता तथा आदर्शवादिता थी, वहीं जब वह प्रदीप के बारे में सोचता तो प्रदीप के प्रति उसके मन में घृणा, विचित्रता के अंकुर उत्पन्न होते थे। रमेश अपनी पत्नी के विषय में सोचने लगा, मैंने तो अपनी पत्नी को कभी कुछ नहीं कहा, मेरी माँ ने भी मंगला को कुछ नहीं कहा, जबकि मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ। मेरी बहन तो भला कक्षा 10वीं पास थी, वह सांवली भी नहीं थी। पिताजी ने दहेज में बहुत सारा सामान दिया था। मैं जिंदगी पर्यंत अन्याय का विस्पान करूंगा, लेकिन अपनी व्यथा किसी से नहीं कहूँगा। इस समाज में अन्याय की विजय हो रही है और जो न्याय की प्रतीक्षा करता है उसे न्याय नहीं मिल रहा है। लगता है इस भूमि से इंसानियत, मानवता, धर्मनिष्ठता लुप्त हो चुकी है। जब तो सर्वत्र स्वार्थपरता, लोभ और असियंत विचारों का बोलबाला है। रमेश यद्यप छोटा था, लेकिन इतना छोटा भी नहीं था कि वह मानव के दर्द को न समझ सके। तत्क्षण रमेश का मन ममसोस कर रह गया। वह इतना असक्षम था कि चाह कर भी कुछ न कर सकता था। रमेश विवश था। उसने समय से समझौता पर लिया तथा एक अभूतपूर्व निर्णय ले लिया कि प्रदीप के दरवाजे पर मुझे नहीं जाना है। पत्नी की मृत्यु के बाद प्रदीप को किसी प्रकार का न दुख था और न ही गम, बल्कि जैसा वे चाहते थे वैसा उन्होंने कर दिया। लेकिन उनके मन में एक डर था तथा भय का अंकुर उत्पन्न हुआ था कि कहीं रामप्रसाद मेरी हत्या ना करा दे। प्रदीप को चिंता थी तो केवल इसी बात की थी। कई वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद जब रामप्रसाद ने कुछ नहीं किया तो प्रदीप निश्चिंत हो गया। अब प्रदीप को एक ऐसी लड़की की तलाश जारी की थी जो देखने सुनने में अच्छी हो तथा दहेज में बहुत सा सामान लाए। फिर प्रदीप ने सोचा, यदि लड़की सुंदर ना भी हो तब भी ठीक है, लेकिन उसे सोने की मुर्गी होनी चाहिए जो रोज सोने का अंडा दे। संयोग से प्रदीप के कुछ रिश्तेदारों ने प्रदीप की अच्छी नौकरी समझकर शादी हेतु उस पर दबाव डालने लगे, लेकिन प्रदीप तैयार नहीं हुआ। दोस्तों, प्रदीप को उसके सोने के अंडा देने वाली मुर्गी जैसी लड़की मिली या नहीं मिली, इसको जानने के लिए अधूरी जिंदगी कहानी के पार्ट नंबर 5 में आते हैं और वहाँ पर सुनते हैं कि प्रदीप को कैसी बीवी मिलती है। अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि पार्ट नंबर 5 का नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल सके और आप उसको सुन करके आनंद पा सकें। हमारे चैनल पे आने के लिए और इस कहानी को इतना प्यार दुलार देने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।